हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हेज ए साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 9th का 10th चैप्टर कर रहे हैं, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वर्ड ऐसा है जो हम जूनियर क्लासेस में भी सुनते हैं। कोई भी चीज़ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है किसी न किसी फोर्स से होती है, और उस फोर्स का नाम ही साइंटिस्ट ने क्या गिवन किया, ग्रेविटेशन। एक एप्पल है जो कि न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कवर किया था कि जैसे कि एप्पल हमने ऊपर गिरा तो वो नीचे ज़मीन पर आके गिरता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स इट, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं सोलर सिस्टम में, वो किस फोर्स से घूम रहे हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशन। मून जो है हमारी अर्थ के अराउंड घूम रहा है, वो किस वजह से घूम रहा है? ग्रेविटेशन। तो ये फोर्स है जिसकी वजह से जो एक चीज़ है दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। इनफैक्ट जो हमारा सोलर सिस्टम है वहाँ पर हर चीज़ जो रिवॉल्व कर रही है वो एक दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है, और किस फोर्स से कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो आज हम इस चैप्टर में ग्रेविटेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। सो नाउ व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? वी नो दैट मून गोज अराउंड द अर्थ। मून जो है अर्थ के अराउंड घूमता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड, जब एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर गिरते हैं वो नीचे सीधा आके गिरता है, डाउनवर्ड गिरता है। इट इज़ सैड दैट व्हेन न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम। जब न्यूटन एक ट्री के नीचे बैठा था उसने देखा कि पेड़ के ऊपर से एक एप्पल गिरा है, और उसने वहाँ पर सोचना शुरू किया कि जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरा, जब ये ऊपर भी तो गिर सकता था अगर उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो उसने ये नोटिस किया कि जो एप्पल है वो ज़मीन पर ही क्यों गिरा। ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। कि वो कह रहे कि अगर अर्थ के ऊपर एक ऐसा फोर्स है जिसने एप्पल को नीचे की तरफ खींचा, तो मून भी तो अर्थ के अराउंड है, तो मून को अर्थ क्यों नहीं खींच पाती? इज देयर द फोर्स इज द फोर्स इज सेम इन बोथ केसेस? क्या मून और अर्थ एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाते हैं तभी वो एक दूसरे को नहीं खींच पाते? ही कंजेक्चर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स है रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में जो सेम टाइप ऑफ फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ। जब वो ऑर्बिट में घूम रहा होता है मून, तो हर एक पॉइंट पर एक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। अब जो मून है वो कैसे घूमता है? सपोज ये अर्थ है, साइड में वो उसके घूमता रहता है, मतलब कि हर पॉइंट पर उसको एक फोर्स मिलता है जिसकी वजह से वो अर्थ की तरफ ऐसे अट्रैक्ट होके घूमता रहता है। अगर उसको अर्थ से कोई फोर्स ना मिल रहा होता तो वो जरूर स्ट्रेट लाइन में निकल जाता, लेकिन अर्थ उसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाती रहती है हर पॉइंट पे, जिसकी वजह से वो उसी पॉइंट पर घूमता रहता है और एक सर्कुलर ऑर्बिट कवर कर लेता है। Let us try to understand the motion of the moon by recalling activity 8.11. Take a piece of thread. एक उसने थ्रेड का पीस लिया। टाई अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड, उन्होंने जो थ्रेड का पीस लिया उसके एक कॉर्नर पर एक स्टोन टाई कर दिया। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एंड व्हर्ल इट राउंड। उसने जैसे हम अपने हाथ में लेके घुमाते हैं इस तरह से उसने उसे घुमाना शुरू कर दिया, और एक टाइम पर वो देखता है कि वो जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में इस तरह से घूमना शुरू हो गया है। नाउ रिलीज द थ्रेड। अब उसने उस थ्रेड को छोड़ दिया, उस धागे को छोड़ दिया अपने हाथ से। अगेन नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन। जब हम उस धागे को अपने हाथ से छोड़ देंगे तो हम क्या देखेंगे, जो स्टोन है बिल्कुल सीधा निकल जाता है। अगर वो घूमते हुए इस पोजीशन पर पहुंचा होता और एकदम वो थ्रेड को छोड़ देता तो वो स्टोन कहाँ चला जाता? बिल्कुल ऐसे सीधा चला जाता। अब उसने यहाँ थ्रेड को यहाँ पे रिलीज किया होगा, मतलब अपने हाथ से छोड़ दिया होगा घुमाते हुए, तो थ्रेड कहाँ चला गया होगा? बिल्कुल इस पाथ में। और ये जो लाइन बनती है जिस पाथ में वो इस तरह से जाता है, मान लो इस पॉइंट पर उसने रिलीज़ किया अपने हाथ से धागे को, तो जो स्टोन है वो इस पाथ पे चला जाएगा। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट टू द सर्कल। अगर यहाँ पर वो स्टोन होता और यहाँ पर इसके हाथ में थ्रेड होता, तो वो इस थ्रेड को यहाँ पर अगर रिलीज़ कर देता तो वो घूमता हुआ जो पत्थर है वो कहाँ चला जाता? इस पाथ में चला जाता। मतलब ये जो लाइन है जो एक पॉइंट को टच होते जाती है सर्कल के, उसे हम बोलते हैं इसका टेंजेंट। मतलब कि जब भी हम सर्कुलर पाथ में किसी भी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कर रहे होंगे और हम उसे एक फोर्स देंगे, रिलीज कर देंगे, तो वो अपने स्ट्रेट पाथ में चला जाएगा, और वो स्ट्रेट पाथ कौन सा होगा? इसका टेंजेंट होगा। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, पहले जब थ्रेड को रिलीज नहीं किया था, द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। हमें पता है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा था। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन द वेलोसिटी। मतलब वो हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। सपोज ये इस तरह से स्टोन घूम रहा है, यहाँ पर है, इसको जाना कहाँ था? सीधा। इसने डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पर आ गया। अब यहाँ है तो इसको जाना कहाँ था? इस तरह से सीधा, लेकिन वो अगले पाथ पे आ गया। मतलब वो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन। अब ये जो फोर्स है जिसकी वजह से उसमें चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, मतलब यहाँ था तो एक स्पीड से चल रहा है, उसने थोड़ी सी स्पीड चेंज की, अपने आप को बेंड किया, इस तरह से वो मूव करना शुरू हुआ, और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन, द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन, वो फोर्स जो इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब वो फोर्स जो किसी भी चीज़ को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए फोर्स करेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो सेंटर की तरफ लगता है, मतलब जिससे हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है।
इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये फोर्स नहीं होगा जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पर अगर कोई फोर्स नहीं होगा जिसकी वजह से वो ऐसे ऐसे एक दूसरे की फोर्स की वजह से वो गोल घूम रहा है, अगर ये फोर्स एब्सेंट होगा तो जो हमारा स्टोन है वो स्ट्रेट पाथ में चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, जिससे मैंने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया है। मतलब अगर वो घूम रहा है तो ऐसे घूमेगा, अगर मैंने यहाँ से फोर्स लगाना बंद कर दिया तो वो एकदम सीधा निकल जाएगा। और सीधी लाइन को क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट। विल बी अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। फाइन। A straight line that meets the circle at one and only one point is called tangent to the circle। हम मैथ्स में भी इस चीज़ को पढ़ते हैं कि एक लाइन जो सर्कुलर पाथ को या सर्कल को एक ही पॉइंट पर मीट करती है उसे हम बोलते हैं उसका टेंजेंट। ये टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर हो सकती है सर्कल के, सपोज ऐसे भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। तो एक सर्कल की काफ़ी ज़्यादा टेंजेंट्स हो सकती है, मतलब हर पॉइंट पर एक ना एक टेंजेंट हो सकती है। इसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये हम ध्यान से पढ़ेंगे ज़रा कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे पास हैं तो दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे होते हैं? फोर्स लगा रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। अब उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है जो इन दोनों के बीच में लग रही है? तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, वो जो फोर्स होगा वो इस m1 m2 के प्रोपोर्शनल होगा, वही यहाँ पर नोट किया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं? पहले f जो है प्रोपोर्शनल होगा किसके? सपोज उन्होंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स लिए, जिसका मास लिया एक m और दूसरा लिया है स्मॉल m। तो मैंने आपको बोला कि जो फोर्स होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? इन दोनों के प्रोडक्ट के, मतलब m मल्टीप्लाई m। फाइन। तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया m मल्टीप्लाई m। और क्या है? इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। सपोज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d लिया है यहाँ पे, तो जो हमारा फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके स्क्वायर के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब बाय में। तो हमने दो चीज़ें देखी हैं, जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये बन गया f इज़ प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाई m बाय में d स्क्वायर। अब जब हमारी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, प्रोपोर्शनैलिटी हटने से एक कांस्टेंट लगता है, उस कांस्टेंट का नाम इन्होंने दे दिया g, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो f क्या बन गया हमारा? इक्वल टू g m मल्टीप्लाई m बाय में d का स्क्वायर। ये होता है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही यहाँ पर बताया कि उन्होंने दो ऑब्जेक्ट्स लिए जिनका मास m और m है, जिनका डिस्टेंस d है, उसको जो प्रोपोर्शनल बता दिया m के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा दिया d स्क्वायर, और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो यहाँ पर क्या लग गया? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फाइन। तो यही यहाँ पर दिखाया गया, देखो f यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, d स्क्वायर उसके प्रोडक्ट किया तो हमारी ये जो इक्वेशन है वो फाइनल आ गई, वेयर g इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब हम देख रहे हैं इसके आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जब हम यहाँ पर f है और यहाँ पर है g m m बाय में d स्क्वायर, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? d स्क्वायर। तो f मल्टीप्लाई d स्क्वायर हो जाएगा, और उधर क्या रह जाएगा? g m m, तो इक्वल में लिख देंगे g m एंड m। तो यहाँ से हम g की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या आएगी? g यहीं पर रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड में। तो f d स्क्वायर बाय में m m, तो ये हमारी क्या आ जाएगी? ग्रेविटेशन की वैल्यू। यहाँ पर हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई, d वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया f मल्टीप्लाई d स्क्वायर, और यहाँ रह गया g m एंड m। तो g की वैल्यू निकालने के लिए m को हमने नीचे कर दिया, तो ये हमारी क्या आ गई? g की वैल्यू। यही यहाँ पर दिखाया गया, g की वैल्यू होगी f d स्क्वायर बाय में m m। ऐसा यूनिट ऑफ g कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग द यूनिट्स ऑफ फोर्स, डिस्टेंस एंड मासेस। अब हम जब यूनिट्स निकालते हैं तो हम हर एक जो यहाँ पर वैल्यू होती है उसकी यूनिट्स लिख देते हैं। तो हम इसकी यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? f की वैल्यू क्या होती है, मतलब यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? न्यूटन। d क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो यहाँ पर d स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। नीचे m की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और इधर भी m की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो ये क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय में किलोग्राम का स्क्वायर। और अगर हम इसे डायरेक्ट लिखना चाहें, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स, तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। फाइन। तो ये इसकी क्या बन जाएगी? यूनिट, जो कि यहाँ पर इन्होंने गिवन की है। फाइन। द वैल्यू ऑफ g वॉज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस। द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ g वॉज, अब उसने जो g की वैल्यू है एक कांस्टेंट दे दी कि अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में पुट करनी है तो हम g की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जो कि ये यूनिट है। फाइन। अब हम इस न्यूमेरिकल को देखते हैं इसी बेस पर। द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, मतलब एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना दिया? 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। दूसरा ऑब्जेक्ट दिया इन्होंने मून, उसका मास कितना दिया है? इतना, यानी कि एक बिगर एम और एक स्मॉल एम, दोनों की वैल्यू आ गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज दिस। अब उन्होंने उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का बीच का डिस्टेंस भी दे दिया। मतलब सपोज अगर ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है, तो उसका मास कितना है 6 × 10⁻²4, इसका मास कितना है 7.4 × 10⁻22 एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d वो कितना है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। अब हम देख रहे हैं जब हम यूनिट निकालते हैं तो यहाँ पर फोर्स की यूनिट न्यूटन में होती है, जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट हमेशा मीटर में होती है और मास की यूनिट किलोग्राम में होती है। तो मतलब हमें अपने न्यूमेरिकल के लिए तीनों को इस यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो अब हमारा जो डिस्टेंस है वो किस में गिवन है, किलोमीटर में, और हमें चाहिए किस में, मीटर में। तो हम क्या कर सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में डिवाइड करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, वही इन्होंने यहाँ पर किया 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 3 जीरोज़ हैं या 5 हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 10⁸। तो डी की वैल्यू हो गई 3.84 × 10⁸ मीटर। और हमारे पास जी की वैल्यू पहले ही फिक्स्ड होती है, बिगर एम की हमारे पास है, स्मॉल एम की हमारे पास है, मतलब हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून, हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू पहले ही है G/m/d²। जी की वैल्यू फिक्स्ड है, एम हमें पता है अर्थ का मास, स्मॉल एम पता है हमें मून का मास, डी हम निकाल चुके हैं ये। तो इस सारे को सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। न्यूटन क्यों लिया, क्योंकि फोर्स निकाला है। फाइन। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये जो यूनिवर्सल लॉ पढ़ा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। द फोर्स दैट बाइंड्स अर्थ टू अर्थ, अर्थ के साथ जो एक फोर्स लगा जिसकी वजह से हम भी अर्थ पर खड़े हैं, वो भी किस वजह से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो मून घूम रहा है वो भी ग्रेविटेशन की वजह से। प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के अराउंड, वो भी किस वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स। टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, जो टाइड्स होती है समुद्र में होती हैं टाइड्स, उन वो भी किस वजह से हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। नेक्स्ट है हमारा फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होगा, फ्री से मतलब कि किसी चीज़ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। टेक अ स्टोन, एक स्टोन लेते हैं, उसे हम ऊपर की तरफ घेरते हैं। जब हम ऊपर घेरेंगे थोड़ी देर बाद वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या हमने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया ऊपर से ताकि ये नीचे जाए, नहीं लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, एक फ्री फॉल। वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट, हमने लर्न किया है, हमने जाना है कि अर्थ जो है एक फोर्स लगाती है हर एक ऑब्जेक्ट पर। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेन एवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन वी से दैट ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। एक जो अर्थ है यहाँ पर पड़ा है, अर्थ का फ्लोर है, सरफेस है, कोई भी चीज़ ऊपर हम घेरते हैं वो सीधा एक नीचे आती है। किस वजह से आती है, बिकॉज अर्थ क्या लगाती है उसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने ऊपर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन नीचे से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, लेकिन ऊपर से फोर्स ना लगाने की वजह से हम क्या कहते हैं कि ये फ्री फॉल है। फाइन। मतलब सिर्फ एक फोर्स की वजह से, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है वो क्या होता है, फ्री फॉल की वजह से आता है। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है उसमें एक एक्सेलरेशन होती है, यानी चेंज इन वेलोसिटी होती है। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। किस वजह से होती है वो वेलोसिटी चेंज, बिकॉज अर्थ उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम जो एक्सेलरेशन होती है, प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट में, किस वजह से, ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल जी से। अब हमने जो पिछले चैप्टर्स हैं हमारे फोर्स वाले आए हैं, मोशन आया है, उसके अंदर हम एक ए पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, जो कि फॉर्मूलाज में भी आती है। तो ए की जगह यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, जी, या क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस हो रही है, ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जी। द यूनिट ऑफ जी इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। जी की यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी जैसे कि एक्सेलरेशन की होती है। क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन। तो यहाँ पर ए की जगह हम क्या पुट करेंगे न्यूमेरिकल्स में, जी। अब हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एफ इज इक्वल्स टू जी बिगर एम स्मॉल एम बाय में d²। अब यहाँ पर हम आगे डेरिवेशन करेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू लाएंगे। अब हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा है कि इस चैप्टर में हम ए की जगह क्या पुट करेंगे, जी। तो इस एफ की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, तो एफ क्या हो जाएगा, एम जी इज इक्वल्स टू जी बिगर एम स्मॉल एम बाय में d²। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। फाइन। यहाँ से अगर हम g की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, g यहीं पर रह जाएगा और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि m कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो m से m कैंसिल आउट, क्या रह गया, जी एम बाय में d²। तो हमने यहाँ फोर्स की वैल्यू एम जी पुट करी, उधर वाली वैल्यू सेम रही। अब m को यहाँ, g को यहाँ पर रखा और m कहाँ चला गया, उसके नीचे, तो m से m कैंसिल, क्या रह गया, जी एम अपॉन में d²। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई। फाइन। अब अगर जो है d जो है हमारा, दो चीज़ों का डिस्टेंस होता है बीच में, तो यहाँ मान लो अगर अर्थ है,
अर्थ के एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, जो सेंटर है वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो अर्थ की रेडियस अगर मैंने आर ली है तो मतलब दोनों का डिस्टेंस भी क्या हो गया, आर। तो मैंने डी की जगह क्या पुट कर दिया, आर। ये केस कब है, जब अर्थ के अंदर ही एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, अर्थ की रेडियस के लिए बिगर आर, अर्थ के सेंटर में एक ऑब्जेक्ट है, सरफेस पे भी एक ऑब्जेक्ट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। तो हमारी जी की वैल्यू हो जाएगी जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसी जी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब जी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, फिक्स है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ क्या होता है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। आर की वैल्यू क्या है, रेडियस की वैल्यू क्या होती है अर्थ की, ये जो गिवन वैल्यू है। तो सबको जब हम सॉल्व करेंगे जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। फाइन। इसके बाद जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।